यह कहानी है भारत और कंगारुओं के बीच खेली गई विश्व क्रिकेट के इतिहास में सबसे रोमांचक सीरीज की, जिस तरह की सीरीज न उससे पहले कभी खेली गई और न ही उसके बाद कभी देखी गई। साल 2007 के T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने कंगारुओं को पराजित करके इस विश्व कप से बाहर किया। साल 2011 के ODI विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में एक बार फिर भारत ने कंगारुओं को पराजित करके इस ODI विश्व कप से भी बाहर का रास्ता दिखाया। फिर साल 2013 के मार्च महीने में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टेस्ट सीरीज में कंगारुओं का 4-0 से व्हाइट वॉश करके बिल्कुल खाली हाथ एडिलेड का टिकट कटवाया। भारत ने कोटला टेस्ट 6 विकेट से जीत लिया है और इसके साथ ही इतिहास में पहली बार भारत ने किसी टीम को 4-0 से हराया है। फिरोजशाह कोटला में आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से भारत ने मात दी है और इतिहास रच दिया है। 43 साल बाद ऑस्ट्रेलिया 4-0 से हारी है। 43 साल बाद ऑस्ट्रेलिया 4-0 से हारी है। 43 साल बाद ऑस्ट्रेलिया 4-0 से हारी। और इसी साल 2013 में कंगारू 7 मैचों की एक ODI सीरीज खेलने के लिए एक बार फिर भारत की धरती पर अपने कदम रख चुके थे। साल 2007 से साल 2013 तक इन पिछले 6 सालों में भारत के सामने अपने बिखरते अस्तित्व को देखते कंगारू और भारत के सामने लगातार अपनी बादशाहत को खोते चले आ रहे कंगारुओं के पास यह एक सुनहरा मौका था भारत को भारत की धरती पर पराजित करके अपने अस्तित्व को एक बार पुनः स्थापित करने का। और 7 मैचों की इस ODI सीरीज का पहला मैच 13 अक्टूबर 2013 को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे के इस मैदान पर खेला जाता है। इस पहले ODI मैच में कंगारुओं ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 304 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा करके भारत को 305 रनों का लक्ष्य दे दिया। और जब टीम इंडिया ने 305 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा किया तो पूरी भारतीय टीम महज 232 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस श्रृंखला के पहले ही मैच में कंगारुओं ने भारत को भारत की ही धरती पर 72 रनों से पराजित करके अपने वर्चस्व को एक बार पुनः स्थापित करने की कोशिश की। भारतीय क्रिकेट टीम हार गई है ऑस्ट्रेलिया से पहला वनडे। 72 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को हरा दिया। आपको बता दें, टीम इंडिया पूरी टीम 305 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 232 पर ऑल आउट हो गई। 72 रनों से मिली इस पराजय के बाद अपने ही देश की मीडिया अब अपने ही विश्व विजेता कप्तान पर सवाल खड़े कर रही थी। अब अपने ही देश की मीडिया अब अपने ही देश के उन खिलाड़ियों को भी कटघरे में खड़ी कर रही थी जिन्होंने सिर्फ 3 महीने पहले ही पहली बार पूर्ण रूप से चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी के बनवास को खत्म करके भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 4 चांद लगा दिया था। हालांकि हमने साल 2002 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, लेकिन उस बार हम पूर्ण रूप से विजेता नहीं थे, बल्कि हम श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता थे। खैर, 7 मैचों की इस ODI सीरीज के पहले ही मैच में भारत को 72 रनों से पराजित करने के बाद कंगारुओं का उत्साह समंदर में आए तूफान और उस तूफान से उठती लहरों की तरह कंट्रोल से बाहर हो रहा था। कंगारू अब भारत में आकर भारत की ही धरती पर खुलेआम भारत को इस सीरीज में 7-0 से पराजित करने की धमकी दे रहे थे। कंगारू अब 2011 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हुई 4-0 की पराजय और उस पराजय से हुए अपने अपमान के बदले के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार थे। अपनी इस जीत से उत्साहित कंगारुओं को लग रहा था कि भारत को भारत की धरती पर पराजित करके अपने बिखरते अस्तित्व की पुनर्स्थापना के लिए इससे बेहतर मौका और इससे बेहतर जगह और कुछ हो ही नहीं सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड द स्टोरी ऑफ बिगेस्ट रन चेस। इस ODI सीरीज के पहले मैच में 72 रनों से मिली जीत और इस जीत से उत्साहित कंगारुओं को लग रहा था कि भारत के सामने पहले बैटिंग करके 300 से अधिक का लक्ष्य निर्धारित करो और फिर भारत को आसानी से ऑल आउट करके अपनी विजय को सुनिश्चित करो। 16 अक्टूबर 2013 को सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर के इस मैदान में इस सीरीज का दूसरा मैच खेलने के लिए कंगारू एक बार फिर भारत के सामने थे और अपनी योजना के अंतर्गत कंगारुओं ने टॉस जीतकर एक बार फिर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कंगारुओं की तरफ से फिंच और फिलिप ह्यूज ने पारी का प्रारंभ किया। दोनों बल्लेबाजों को ड्रेसिंग रूम से ही निर्देश था कि जाओ और बेझिझक हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजो। लिहाजा इन दोनों बल्लेबाजों ने ईशांत और विनय को अपने निशाने पर लिया
15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और कंगारुओं ने बिना कोई विकेट खोए 66 रन अपने स्कोरबोर्ड पर टांग दिए थे। 16वें ओवर के लिए गेंद एक बार फिर विनय कुमार के हाथों में थी और विनय कुमार की पहली ही गेंद पर एरॉन फिंच ने प्रहार किया और गेंद सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार चली गई। लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर रैना ने एक इतना शानदार थ्रो किया जिसने स्टंप को उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया और फिंच को पवेलियन वापस भेज दिया। जहां भारत के सभी गेंदबाज कंगारुओं का एक भी विकेट लेने में असफल हो रहे थे, वहीं रैना ने एक फील्डर के तौर पर भारत को पहली सफलता दिलवाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि उस दौर में रैना से बेहतर फील्डर कोई दूसरा टीम इंडिया में नहीं था। खैर, एरॉन फिंच के जाने के बाद फिलिप ह्यूज और वॉटसन ने भारतीय गेंदबाजों को एक एक विकेट के लिए तरसा दिया। कंगारुओं ने भारत के सभी गेंदबाजों पर अपना आक्रमण जारी रखा और अपनी योजना के अंतर्गत 50 ओवर पूरे खेलकर 359 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। कंगारुओं के इतिहास में पहली बार टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाजों ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करके 50 या उससे अधिक रन बना डाले थे। कंगारुओं के कप्तान जॉर्ज बेली ने 50 गेंदों में 92 रन और ग्लेन मैक्सवेल ने 32 गेंदों में 53 रन ठोककर भारतीय गेंदबाजी को उस दिन तहस नहस कर दिया था। कप्तान जॉर्ज बेली के बाद इस मैच में कंगारुओं की तरफ से फिलिप ह्यूज ने दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 83 रनों का बनाया था। फिलिप ह्यूज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में उभरता एक ऐसा सितारा जिसकी चमक से अभी दुनिया रोशन हो ही रही थी कि 27 नवंबर 2014 को यह सितारा मात्र 25 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गया। 25 नवंबर 2014 को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेल रहे फिलिप ह्यूज को न्यू साउथ वेल्स के तेज गेंदबाज शॉन एबॉट की बाउंसर गेंद हेलमेट के निचले हिस्से में लगकर गर्दन और सर के पिछले हिस्से से टकराई और शॉन एबॉट की वह गेंद लगने के बाद ह्यूज अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। ह्यूज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि 2 दिन जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद 27 नवंबर 2014 को मात्र 25 साल की उम्र में विश्व क्रिकेट के इस उभरते सितारे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। खैर, 360 रनों का यह लक्ष्य देखकर अब भारतीय क्रिकेट फैंस की निराशा देखने लायक थी, क्योंकि 360 तो छोड़िए, भारत ने कंगारुओं के खिलाफ कभी 300 का लक्ष्य भी सफलतापूर्वक हासिल नहीं किया था। इससे पहले कंगारुओं ने भारत के खिलाफ 12 बार 300 से अधिक का लक्ष्य दिया था, लेकिन हर बार टीम इंडिया को पराजय का सामना करना पड़ा था। और आज 300 से ऊपर का यह लक्ष्य भारतीय टीम को 13वीं बार मिला था। अब तक के इतिहास में यह दूसरा मौका था जब भारतीय गेंदबाजों ने 359 रन कंगारुओं को लुटा दिए थे। इससे पहले साल 2003 ओडीआई विश्व कप के फाइनल में भी कंगारुओं ने बिल्कुल यही 359 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम को दिया था और इस लक्ष्य के दबाव में बुरी तरह से बिखरकर टीम इंडिया ने 2003 विश्व कप का यह फाइनल गंवा दिया था। पूरे विश्व क्रिकेट के इतिहास में 360 या उससे अधिक का लक्ष्य सिर्फ एक बार हासिल किया गया था, जब 12 मार्च 2006 को जोहान्सबर्ग के इस मैदान पर कंगारुओं के द्वारा बनाए गए 434 रनों का पीछा करके 438 रन बनाकर साउथ अफ्रीका ने नया इतिहास लिख दिया था। इतिहास के आंकड़े बता रहे थे कि 360 रनों का यह लक्ष्य टीम इंडिया के पहुंच से बहुत दूर है और 359 रन बनाने के बाद कंगारुओं के हारने की कल्पना करना भी असंभव था। लेकिन भारत के ड्रेसिंग रूम में आज जो कुछ भी चल रहा था वह कंगारुओं और लोगों की समझ से परे था, क्योंकि टीम इंडिया का वह कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इतनी बड़ी पराजय को अपने माथे पर लेने के लिए तैयार नहीं था। और वह कप्तान हार भी कैसे मान लेता, जिसके पास शिखर, रोहित, कोहली, रैना और युवराज जैसे योद्धा थे, वह इस युद्ध को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता। क्योंकि साल 2013 ये वो साल था कि टीम इंडिया से तो बाद में निपटो, विपक्षी टीम को सबसे पहले भारत के गब्बर से निपटना पड़ता था। और यह बात टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र को अच्छी तरह से पता थी कि जब तक गब्बर मैदान में रहेगा तब तक कंगारू इस मैच में आसानी से रन लुटाते रहेंगे। साल 2013 ये वो साल था जिस साल गब्बर से बड़ा बल्लेबाज पूरी दुनिया में और कोई नहीं था। अगर आपको 2013 की वह चैंपियंस ट्रॉफी याद है तो उस चैंपियंस ट्रॉफी में आधे से ज्यादा का योगदान तो अकेले गब्बर का था, जिस ट्रॉफी की सिर्फ 5 इनिंग में 90 के औसत से 363 रन बनाकर गब्बर टॉप स्कोरर रहे थे। शिखर धवन भारतीय क्रिकेट के एक अमूल्य धरोहर थे। शिखर के जैसा प्रारंभिक बल्लेबाज भारत आज तक तलाश कर रहा है, लेकिन वह तलाश आज भी अधूरी है। और शिखर के जाने के बाद
आज हर भारतीय क्रिकेट फैंस को यह महसूस होता है कि शायद हमने गोल्ड की तलाश में अपना डायमंड खो दिया। शिखर के एक गलत फैसले ने शिखर का करियर और शिखर की जिंदगी दोनों तबाह कर दी। अगर शिखर की यह आंखों में आंसू ला देने वाली कहानी आपको पूरे सच के साथ जाननी हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, बता दीजिएगा। खैर, 360 रनों के इस विशाल और ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब भारत के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हिटमैन और गब्बर ड्रेसिंग रूम से निकल रहे थे तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का इन दोनों बल्लेबाजों को स्पष्ट आदेश था कि जाओ और कंगारुओं को जयपुर की रियासत में इतना दौड़ाओ कि दौड़ते दौड़ते उनकी सांसें फूल जाएं और उनके हौसले टूट जाएं। 360 रनों के इस ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब भारत के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में आए तो जहां कंगारुओं के खेमे में उत्साह था, वहीं भारतीय खेमा मायूसी के साथ इतिहास के आंकड़ों का आकलन कर रहा था और इतिहास के आंकड़े बता रहे थे कि इस मैच में कंगारुओं की विजय निश्चित है। खैर, हिटमैन और गब्बर ने पहले प्रारंभिक 15 ओवर संभाल कर खेले और बिना कोई विकेट खोए भारत के स्कोर बोर्ड पर 95 रन टांग दिए। 18वें ओवर में रोहित ने 54 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और 20वें ओवर में शिखर की भी हाफ सेंचुरी आ गई और 20 ओवर की समाप्ति के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना अपना विकेट गंवाए अपने वतन के लिए 128 रन इकट्ठा कर लिए थे। उस दिन कंगारुओं की टोली से निकलकर अलग अलग गेंदबाज आते, लेकिन भारत के इन दोनों बल्लेबाजों के स्टंप और गिल्लियों तक पहुंचने की हिम्मत कंगारुओं के किसी भी गेंदबाज में नहीं होती। और देखते ही देखते शिखर और हिटमैन ने मिलकर पहले विकेट के लिए 176 रनों की पार्टनरशिप करके कंगारुओं के खेमे में खलबली मचा दी। 27वें ओवर की पहली गेंद पर जब धवन आउट हुए तब तक 86 गेंदों में 95 रन बनाकर धवन ने कंगारुओं के चक्रव्यूह को पूरी तरह से ध्वस्त करके इस मैच की पूरी कहानी पलट दी थी। और इस मैच में भारत के लिए सबसे अद्भुत और अविस्मरणीय दृश्य तो तब देखने को मिलता है कि जब 95 रनों पर आउट होने के बावजूद शिखर मुस्कुराते हुए पवेलियन वापस जा रहे थे। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा लम्हा शायद आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि कोई बल्लेबाज सिर्फ 5 रनों से अपने शतक से दूर रह गया हो और उसके चेहरे पर निराशा और मायूसी की जगह मुस्कुराहट हो। लेकिन उस दिन भारत के उस शिखर का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा था कि शिखर को अपनी सेंचुरी मिस करने का कोई अफसोस तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि खुशी इस बात की थी कि शिखर ने अपने वतन को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से अब भारत कंगारुओं के खिलाफ एक ऐतिहासिक विजय के लिए आगे बढ़ रहा था। खैर, शिखर का विकेट लेने के बाद कंगारुओं के किले में प्रवेश कर रहा था भारत का एक और उभरता हुआ सितारा, जिसे दुनिया उस समय सिर्फ विराट के नाम से जानती थी। और कंगारुओं के किले में आने के बाद विराट नाम के उस लड़के ने उस दिन 2 ओवर तक कंगारुओं के किले और कंगारुओं के योद्धाओं का निरीक्षण किया और यह निरीक्षण समाप्त करने के बाद विराट ने अपना हथियार उठाकर कंगारुओं पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। और विराट का यह प्रहार इतना भयानक था जो चौकों में कम और छक्कों में ज्यादा हो रहा था। कंगारुओं ने उस दिन भारत के सामने अपने सारे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन विराट और रोहित के सामने कंगारुओं के सारे अस्त्र और शस्त्र फेल हो जा रहे थे। विराट ने उस दिन सिर्फ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 35 ओवर समाप्त होते होते भारत के स्कोर बोर्ड पर कुल 262 रन लिख दिए। अब भारत को 90 गेंदों में सिर्फ 98 रनों की जरूरत थी। एक तरफ से रोहित का प्रहार और दूसरी तरफ से विराट का आक्रमण। अब कंगारुओं को भागने के लिए यह मैदान छोटा पड़ रहा था। जो कंगारू भारत को 360 रनों का लक्ष्य देकर बेहद जोश के साथ मैदान में उतरे थे, अब उन कंगारुओं का होश ठिकाने आ चुका था। 37वें ओवर में 102 गेंदों पर रोहित का शतक आया। अब 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत को अब जीत के लिए सिर्फ 40 रनों की जरूरत थी। अब भारतीय क्रिकेट फैंस की दिलचस्पी इस मैच को जीतने से ज्यादा विराट के शतक पर आकर ठहर जाती है। खैर, विराट ने सिर्फ 52 गेंदें खेलकर इस मैच में अपनी सेंचुरी पूरी करके किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा अब तक के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बना डाला। और विराट का शतक आते ही पूरा स्टेडियम तालियों के शोर से गूंज उठा। विराट ने इतने शानदार ढंग से इस सेंचुरी को पूरा किया था कि ट्रैक पर चीते की तरह दौड़ते हुए विराट ने सिंगल की जगह डबल चुराए थे और कुल 8 चौकों के अलावा 7 छक्के लगाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया था। हिटमैन ने भी इस मैच में 123 गेंदों पर नाबाद 141 रनों की पारी खेलकर प्रारंभ से अंत तक इस मैच में अपने पसीने को पानी की तरह बहा दिया था।
शिखर, रोहित और विराट के पराक्रम की बदौलत भारत ने कंगारुओं के 360 रनों के इस ऐतिहासिक लक्ष्य को सिर्फ 43.3 ओवर में प्राप्त करके कंगारुओं के अभिमान पर एक बार फिर प्रहार कर दिया था।